हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम एटम्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। देखिए, एटम्स क्या है? तो एटम्स है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, ये सबने आप सुना ही होगा नाम, ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी चीज़ की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? एटम। किसी भी चीज़ का मतलब कोई भी सब्सटेंस जो बना होता है वो एक बहुत छोटे छोटे एटम्स के मिलकर बना होता है। और हमने पढ़ा था एटम का मतलब क्या है। एटम का जो लिटरल मतलब है वो है इनडिविजिबल, मतलब जो चीज़ें टूट ना सकें। ठीक है, एटम्स का मतलब इनडिविजिबल। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा ये जो एटम्स होते हैं ये टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये किसमें पार्टिसिपेशन करते हैं? केमिकल रिएक्शन में। और केमिकल रिएक्शन में ये चीज़ें मिलकर कोई नया कंपाउंड बनाएगी। जैसे कॉपर प्लस ऑक्साइड, ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन किया। कॉपर का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। अभी हम बैलेंस कर लेंगे, और बैलेंस करने के बाद हमें दिखेगा कि जितने एटम यहाँ हैं उतने ही एटम यहाँ पर है। कॉपर के 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 हैं। कहने का मतलब है कि एटम्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं। बैलेंसिंग कैसे होती है? तो बैलेंसिंग के बारे में हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे क्लास 10th में भी, और एक छोटा लेक्चर मैं इसमें भी डाल दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे भी बैलेंसिंग की जाती। अब इसके बाद नेक्स्ट है जो साइज होता है। साइज ऑफ एटम इज वेरी वेरी स्मॉल। ये बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं एटम। और जो एटॉमिक रेडियस होती है, एटम की एक रेडियस होती है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, उसको मेजर करते हैं हम नैनोमीटर में। किसमें? नैनोमीटर में। और 1 नैनोमीटर में हमारा 10 की पावर -9 मीटर होता है। कितना होता है? 10 की पावर -9 मीटर। इतना छोटा हमारा एक एटम होता है। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? तो देखो, सिग्निफिकेंस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो पूरा यूनिवर्स है वो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। एंटायर वर्ल्ड मेड अप ऑफ एटम। किसका बना हुआ? सारा का सारा ये एटम्स का मिलकर बना हुआ है। दूसरा, जितने भी केमिकल्स हैं वो भी सारे किससे मिलकर बने हैं? एटम से। ऑल एलिमेंट्स से केमिकल्स मेड अप ऑफ एटम। ये भी किसके बने होते हैं? एटम के बने होते हैं। तो जितने भी चीज़ें हैं इस दुनिया में आप देखते हो सारी किससे मिलकर बनी? एटम में। इसलिए एटम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिवर्स का, और साइंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एटम को हम दिखाते कैसे हैं? ठीक है, एटम को हम शो कैसे करेंगे कि किसका एटम है? तो सिंबल यूज किए जाते हैं उसके लिए। एक ऑक्सीजन का एटम है, एक कार्बन का एटम है, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का है। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग क्या है? एटम्स है। तो उनको हम सिंबल दे रखे हैं हमने। क्या दे रखे हैं हमने? सिंबल्स दे रखे हैं। तो कौन कौन से सिंबल दे रखे हैं हमने? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम हमने अभी लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, जॉन डाल्टन। तो डाल्टन ने क्या किया था? सिंबल कैसे दिए थे उन्होंने? देखो, तो इन्होंने, जॉन डाल्टन ने was first to represent एटम एज सिंबल। सबसे पहले कौन थे ये? सबसे पहले थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने क्या किया था? एटम्स को सिंबल दिए थे। और कैसे दिए थे? तो आप बगल में देख सकते हैं, मैंने एक यहाँ पे कटिंग लगा दूंगा। इन्होंने अलग अलग टाइप के दिए थे। ठीक है, इन्होंने कहा था कि ये जो सिंबल होगा ये हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, इसके अलावा जो ये होगा सल्फर का होगा, इस टाइप का सिंबल। तो इनके बड़े यूनिक थे।
लेकिन इसको याद करना भी एक बहुत ही लेबरस काम है, बहुत ही बड़ा काम था, टफ काम था। इसीलिए फिर आए बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने सजेस्ट किया कि फर्स्ट और सेकेंड लेटर ऑफ एटम शुड यूज एज क्या, सिंबल, कि पहला और दूसरे का यूज करना चाहिए हमें किसके लिए, सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, कैसे, जैसे हमने कहा कार्बन, तो कार्बन का सी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ओ, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का शुरू के 2 Ca, क्योंकि अगर हम सी लेंगे तो सी कार्बन के साथ एक जैसे हो जाएंगे, इसलिए हमने शुरू के 2 ले लिए वहां पर। ठीक है, इस तरीके से कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम उनके कलर के हिसाब से रखे हुए हैं। किसके हिसाब से रखे हुए हैं, कलर के हिसाब से। तो सम एटम्स वर गिवन नेम एज पर देयर कलर, जैसे गोल्ड। अब गोल्ड जो होता है वो उसका एक मतलब होता है येलो, गोल्ड का एक मतलब क्या होता है, येलो भी होता है। तो इसलिए जो धातु, जो एटम या एलिमेंट येलो कलर का मिला हमें बाद में, जो गोल्ड था, उसका नाम गोल्ड इसलिए रखा क्योंकि गोल्ड और येलो एक ही वर्ड्स है। ये इंग्लिश में येलो कलर के लिए गोल्ड वर्ड भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए उस धातु का नाम, उस मेटल का नाम बाद में गोल्ड रख दिया गया कलर की वजह से। कुछ एलिमेंट्स के नाम रखे गए थे, सम एलिमेंट्स वर गिवन नेम एज पर देयर लोकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन, जहां से वो निकले हैं। ठीक है, जैसे कॉपर, एग्जाम्पल के लिए क्या है, कॉपर है। कॉपर का नाम सिप्रम से पड़ा है, साइप्रस। किससे पड़ा है, साइप्रस। साइप्रस एक जगह है जहां पे कॉपर मिला था, इसलिए कॉपर को रिप्रेजेंट सिप्रस, सी और यू, कॉपर का सी यू होता है, तो सी और यू यूज किया गया था इसके लिए। ठीक है, इसका नाम यहीं से रखा गया है, सी यू हो जाएगा। गोल्ड का होता तो ए यू है, और ये इनके होता है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल है वर टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। किससे लिए गए, उनके ग्रीक वर्ड से या लैटिन वर्ड से। देखिए, ग्रीक और लैटिन जो है ये दुनिया की बहुत पुरानी लैंग्वेज है। बहुत काम यहाँ पे हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी में। पहले आपने एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, रूसो का नाम सुना होगा, या हिस्ट्री में भी है रूसो, क्लास 9th। ठीक है, तो ऐसे नाम, ये बहुत पुराने विद्वान हैं, इनके लैंग्वेजेस में काफ़ी काम हुआ है। तो इन्होंने अपने शब्द दिए थे सर्टेन एलिमेंट्स के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि सोडियम का साइन होता है, सिंबल होता है Na, यह है नाइट्रियम से। मतलब ग्रीक लैटिन में इसको क्या बोला जाता होगा, नाइट्रियम। ठीक, दूसरे बार एक होता है के माने पोटेशियम। पोटेशियम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका ग्रीक में वर्ड है वो क्या है, कैलियम। क्या है, कैलियम। ठीक है, और कुछ एलिमेंट इन सम केसेस फर्स्ट एंड थर्ड या थर्ड लेटर यूज एज सिंबल। देखो, हमने क्या पढ़ा कि सिंबलों के नाम कैसे पढ़े हैं। तो सिंबल के नाम पढ़े हैं या तो उनके कलर के हिसाब से, या उनके लोकेशन के हिसाब से, या उनका फर्स्ट लेटर, या ग्रीक से लिए गए हैं। वरना कुछ के केस में हमें देखने को मिलता है कि जैसे हमारा हो गया मैग्नीशियम,
तो मैग्नीशियम में फर्स्ट के साथ थर्ड लिया गया है Mg। ठीक है, इसके अलावा और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम देखते हैं कि जिनके नाम फर्स्ट और थर्ड वाला है, जैसे क्लोरीन का Cl। और याद रखना है कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा अगर 2 लेटर वाला सिंबल है तो। ठीक है, धीरे धीरे करके हम सारा पढ़ेंगे कि कैसे सिंबल हैं, सिंबलों को मतलब सिंबल को किसका कौन सा सिंबल है, एटॉमिक नंबर क्या होता है उनका, ये सारा पढ़ेंगे। अभी के लिए एटम, आप एटम को समझिए कि एटम के सिंबल कहाँ से आए। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने एक सिंबल दिए थे जो बड़े कंफ्यूजिंग थे, और जॉन डाल्टन के समय इतने एलिमेंट्स थे भी नहीं जितने आज हैं। आज लगभग 113-14 एलिमेंट्स हैं, उस समय एलिमेंट्स कम थे, तो इन्होंने ये उस समय के सिंबल्स हैं। ठीक है, ये सल्फर का है। ठीक, इसके बाद बर्जीलियस है। बर्जीलियस ने पूरा कहानी बदल दी। बर्जीलियस ने कहा कि फर्स्ट लेटर का यूज करो या फर्स्ट और सेकंड लेटर का यूज करो, मतलब लेटर का यूज करना स्टार्ट किया बर्जीलियस के आने से। ये अच्छी बात हुई, उन्होंने ये सब बताया। कुछ एलिमेंट्स के नाम कलर से पड़े, गोल्ड, तो जो धातु मिली वो गोल्ड थी, वो येलो कलर की थी, और इंग्लिश में येलो को गोल्ड भी बोला जाता था, तो उन्होंने उसका नाम गोल्ड रख दिया। वैसे ही कॉपर साइप्रस नाम की जगह से मिला है, इसका सिंबल C और U रखा गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम उनके लैटिन नेम से रखे गए हैं, जैसे सोडियम का Na माने नाइट्रियम, कैलियम, और कुछ केसेस में फर्स्ट और थर्ड का यूज किया गया है उनको अलग से सिंबलाइज करने के लिए, अलग से उनका सिंबल बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, तो हमने पढ़ा था कि जॉन डाल्टन ने काफी जो 6 अपने पोस्टुलेट दिए थे या 6 पॉइंट्स दिए थे अपने थ्योरी के, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात की गई थी एटॉमिक मास के ऊपर। किसके ऊपर की गई थी बात? एटॉमिक मास के ऊपर, कि मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है। फिर हमने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब कि एटॉमिक मास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट पढ़ रहे हैं हम अभी, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में जॉन डाल्टन जो थे, अकॉर्डिंग टू हिम, और था भी ऐसा, अकॉर्डिंग टू हिम एटॉमिक मास is one of the important characteristic of atom. Characteristic of atom. ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि एटम का जो मास है बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे बाद में हम पढ़ेंगे कि एटम मास के अलावा एटॉमिक नंबर को इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक है, एटॉमिक जो मास है वो सबसे पहले उसको इंपॉर्टेंस दी जाती थी जॉन डाल्टन ने, क्योंकि अपने जितने पॉइंट बोले थे 6 के 6, उसमें एक बात तो बहुत ही कॉमन आ जाती है कि मास जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा। ठीक है, तो उस समय ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी कि जो मास है वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन बाद में वो एटॉमिक नंबर आ गए, और एटॉमिक नंबर ज़्यादा बड़ी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होगी, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होगी किसी भी एलिमेंट या एटम की। लेकिन पहले क्या थे? एटॉमिक मास। तो अब दिक्कत ये आई कि हाउ टू वेट अब एटम को हम किससे करेंगे मास, पता कैसे लगाएंगे हम इसका कितना होगा। आपको जब कोई अननोन क्वांटिटी होती है, आप उसका वेट कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए हम वेइंग मशीन का यूज करते हैं। जो पुराने वाली वेइंग मशीन होती थी उसमें एक तरफ ज्यादा होता था, एक तरफ बाट होता है। बाट माने जो वेटिंग होते, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। तो 1 किलो क्या है? 1 किलो आपको ये बता रहा है कि 1 किलो को उसने एक स्टैंडर्ड बना दिया। 1 किलो को क्या बना दिया? एक स्टैंडर्ड। उसके हिसाब से क्या हो रहा है? चीजों का वेटिंग हो रही है। ठीक है, उसके हिसाब से क्या हो रही है? चीजों की वेटिंग हो रही है। यहां पे हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन टू फॉर
मेजरिंग, किसे? फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। 1/16 इंटू ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो कट के कितना आ जाएगा? एक एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो इन्होंने क्या करा? 1/16 ले लिया पूरे ऑक्सीजन का, तो कट के कितना आ गया? 1। अब आप सोचेंगे औरों का क्यों नहीं करा? औरों को भी तो ऐसे कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन ऑक्सीजन को एक बेनिफिट था। बेनिफिट ये था, दे यूज ऑक्सीजन as it react with most of elements, ये बहुत सारी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रेंज है उसकी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ क्या करे? रिएक्शन कर सके। और दूसरा उसको फायदा ये था कि दिस एटॉमिक मास यूनिट give masses of most element as whole number. In 1961, scientists use 1/12 the mass of carbon 12 isotope as for measuring as atomic mass unit। ठीक है, तो बाद में लेकिन ये आया कि ऑक्सीजन से काम नहीं बन पाया, साइंटिस्टों ने किसका यूज किया? तो साइंटिस्टों ने यूज किया कार्बन 12 का। कार्बन का मास 12 होता है, उसका हमने कितना लिया? 1/12 द मास ऑफ, कितना लिया? 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स होता है कि कार्बन के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग एटम्स हो सकते हैं जिनका मास क्या होगा? डिफरेंट, लेकिन सेम होगा एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है ये हम धीरे धीरे समझेंगे। ऐसे समझो कि कार्बन का एक का 12 भी होता है मास और एक का मास 14 भी होता है। कार्बन के जो दो रूप हैं उन दो रूपों में से एक का 12 होता है और एक का 14 होता है। हमने कौन सा चूज किया? हमने चूज किया कार्बन 12 को। हमने किसको यूज किया? हमने यूज किया कार्बन 12 के 1/12 को। क्या करने के लिए? एटॉमिक मास यूनिट बनाने के लिए, क्योंकि हमें किसी चीज को तो मानना था, किसी चीज के हिसाब से तो हम क्या करते हैं? चीजों का मेजरमेंट करते हैं। तो एटम का जो हमें मेजरमेंट करना था उसके मास का, तो हमने किसका यूज किया? 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप का यूज किया हमने। डिफाइन करने को आता है, डिफाइन वन एटॉमिक मास यूनिट, तो आपको ये लिख देना है 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। पहले एटॉमिक मास यूनिट को AMU से रिप्रेजेंट करते थे। किससे? AMU से। AMU माने एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन बाद में इसकी जगह यूज किया जाने लगा केवल U, जिसका मतलब यूनिफाइड मास। क्या है इसका मतलब? यूनिफाइड मास। और किसने किया ऐसा? तो हमने पढ़ा था, एक एजेंसी है केमिस्ट्री में जो ये सारे काम करती है, जिसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।